वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 1 में हम लोग 73 प्रश्न देख चुके हैं ऑलरेडी। बाकी जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बच रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए 74 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। 74 नंबर सवाल आपका है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। 74 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। 75 नंबर सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। किस अनुच्छेद के तहत है जो राष्ट्रपति है जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 के तहत। कितना? अनुच्छेद 143। 76 नंबर सवाल को देखिए, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। देखिए, संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक होता है फ्रेंड्स, उसको बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 76 का करेक्ट आंसर ए हो गया। 77 नंबर सवाल है राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है, तो कौन देता है फ्रेंड्स? 77 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद है जो आपको राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देता है। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर सवाल को देखिए। 78 नंबर सवाल आपका है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। आर्थिक यानी संकट यानी वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात की घोषणा कब की थी फ्रेंड्स, गेस करिए। तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति अभी तक आर्थिक संकट अर्थात वित्तीय जो संकट है अनुच्छेद 360 का, ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत ये लागू होता है। तो ये अभी तक एक बार भी भारत में आर्थिक संकट की घोषणा नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी अभी नहीं हुआ है। तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79 को देखें कि विदेशों को भेजने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। 80 नंबर सवाल को देखें कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। देखिए, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति देखते हैं। जब उपराष्ट्रपति भी किसी वजह से अगर जो नहीं है फ्रेंड्स तो उसके जगह पर कौन देखते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है। तो ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जो मतलब कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किए थे। 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम हिदायतुल्ला। ठीक है, 81 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। आप लोग गेस करते चलिएगा, राष्ट्रपति का कार्य कौन नहीं है इनमें से। 81 नंबर सवाल का, लोकसभा का सत्र बुलाना ये तो है, लोकसभा का विघटन करना ये भी है, लोकसभा का सत्रावासन करना ये भी है, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक की आहूत करना ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। चलिए सवाल नंबर 82 को देखिए फ्रेंड्स कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। 83 नंबर सवाल को देखें कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। चलिए गेस करें। देखिए, राष्ट्रपति जो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 83 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल को देखिए। 84 नंबर सवाल आपका, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। कौन सा वीटो का? 84 का करेक्ट आंसर होगा निलंबकारी वीटो का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा सवाल है। 85 का गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति है जो फ्रेंड्स आपका संघ व समवर्ती सूची दोनों पर कर सकता है, राज्य सूची पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रपति है जो आपको संघ एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी 85 का करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर सवाल को देखें, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है।
तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अभी बताएं कि संघ सूची और राज्य सूची पर तो कर सकता है, लेकिन राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये दोनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है और संघ सूची और समवर्ती सूची पर कर सकता है। चलिए सवाल नंबर 87 को देखें कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? कौन सा परिस्थिति है उसी परिस्थिति में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकता है? 87 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब दोनों सत्र में हो। जब दोनों सत्र में हो तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। 88 नंबर सवाल को देखिए। 88 नंबर सवाल आपका है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या करेगा? 88 का करेक्ट आंसर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। 88 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कोई भी अगर विधेयक है जो संसद द्वारा ने कि आपका लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित हो जाता है, उसके बावजूद भी अगर राष्ट्रपति को उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है या तो संतुष्ट नहीं है तो पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को वापस भेज सकते हैं। यानी 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 89 को देखें कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो कब संबोधित करते हैं? 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। यानी ऑप्शन नंबर सी 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल को देखिए। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 124 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के बारे में उसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स अनुच्छेद 124 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 90 का? ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 91 नंबर सवाल को देखिए। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो चलिए गेस करिए फिर 91 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ये केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 91 का। 92 नंबर सवाल को देखिए। 92 नंबर सवाल आपका है कि अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? 92 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आकस्मिक निधि से धन आपका राष्ट्रपति निकाल सकता है। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार है जो इसे प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को। 93 का बी। 94 नंबर सवाल को देखिए कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन सा परिस्थिति में राष्ट्रपति फ्रेंड्स? तो 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पर, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किए जाने पर, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। देखिए जब दोनों सदन में तालमेल नहीं रहता है, मनमुटाव रहता है कि एक सदन से पारित हो गया विधेयक और दूसरा नहीं, उसको संतुष्ट नहीं, रद्द कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति है जो क्या है संसद के संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर सवाल को देखिए। 95 नंबर सवाल आपका है कि किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। ठीक है, किसकी संस्तुति पे? 95 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आकस्मिक निधि से जो धन व्यय कर सकता है राष्ट्रपति, पैसा निकाल सकता है कौन? तो राष्ट्रपति। इसके लिए किसी का संस्तुति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 95 का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। 96 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? यानी राष्ट्रपति है जो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए हर हाल में बाध्य है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 74 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर सवाल, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो अंतिम रूप से लड़ाई या युद्ध की घोषणा कौन करता है फ्रेंड्स? तो आपका राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति हैं जो आपको तीनों सेना का मालिक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 98 को देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसी को या किनको संसद के
पटल पर रखवाएं। तो सवाल नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। एक में क्या, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, 3 में है आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, 4 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ठीक है, 99 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 99 नंबर सवाल है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो लोकसभा का भंग कौन करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान से याद रखिएगा, लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन परामर्श किससे लेने पर? तो प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद करता है। 99 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 100 नंबर सवाल को देखिए कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति है जो क्या है, आपात काल की उद्घोषणा कर सकता है। 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 101 को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को है। ठीक है, 102 नंबर सवाल को देखिए कि राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ठीक है, 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 103 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है। तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 सप्ताह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। कितना? 6 सप्ताह। 104 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? 104 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मृत्यु दंड हो गया, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, उपयुक्त सभी। 105 नंबर सवाल को देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो पावर होता है? तो 105 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पूर्व निषेध, पॉकेट निषेध और निलंबित निषेध, सभी तरह का वीटो शक्ति है राष्ट्रपति के पास। 106 नंबर सवाल को देखिए, 106 नंबर सवाल आपका है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। ठीक है, 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 107 नंबर सवाल को देखिए, आईएएस में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति है जो एकमात्र मामलों में अभी तक मतलब पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था आपका भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 107 को देखिए कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति करता है लोकसभा में कितना? 2 ना, तो एंग्लो इंडियन का करता है। 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो उसमें 12 करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 108 नंबर सवाल है आपका कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो कौन करेगा फ्रेंड्स? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, चलिए 109 नंबर सवाल देखिए कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेंगे? 109 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुमति देगा। ठीक है, 109 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 110 नंबर सवाल देखिए आपका आईएएस में पूछा हुआ सवाल है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? चलिए गेस करिए 110 का। तो देखिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? चलिए ये अच्छा सवाल है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? 111 का तो वित्त आयोग का अध्यक्ष इसका तो किया जाता है फ्रेंड्स, और योजना आयोग नहीं होगा, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, यानी कि आपका 1 और 3। 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है और संघ राज्य क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका भी नियुक्ति अब राष्ट्रपति के द्वारा होता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स। 112 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के विधानसभाएं। ठीक है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग वो नहीं है। तो राज्य की विधानसभाएं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है फ्रेंड्स, तो लोकसभा राज्यसभा से होता है ना कि राज्य की विधानसभाएं से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर जो महाभियोग लगता है उसमें ये भाग नहीं लेते हैं। चलिए 113 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। 113 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आयु वर्ष तो जरूरी है, सांसद चुने जाने की योग्यता, देश के नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो। ये कहीं पे नहीं लिखा है कि कितना पढ़ा लिखा रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगा ज़्यादा तभी वो बनेगा, ठीक है। इसके बारे में कहीं जिक्र आपका नहीं किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा आपका प्रधानमंत्री के बारे में भी नहीं है फ्रेंड्स, और मुख्यमंत्री के बारे में भी नहीं है। यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है कि फ्रेंड्स एक छोटी सी नौकरी के लिए हम लोग कितना पढ़ाई, ग्रेजुएट चाहिए, एमए चाहिए, क्या क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, लेकिन देखिए आपका राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए इसके लिए कोई योग्यता नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई योग्यता नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 113 नंबर सवाल का देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पढ़ा लिखा हो जाएगा। चलिए 114 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अब देखिए यहाँ बात समझने की है, राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक क्या होता है विधान परिषद होते हैं, एक विधानसभा होते हैं। तो जब देखिए उच्च सदन हो गया विधान परिषद, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य तथा विधानमंडल के आपका निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लोग मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ घुमाया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे जब वो विधानमंडल में उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य रहेंगे, तो कैसे होंगे? नहीं होंगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 2 और 4। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, और 4 नंबर में है कि राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नामांकित निर्देशित करने की शक्ति। तो 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 116 को देखिए, 116 नंबर सवाल है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? 116 का, तो भारत एक गणतंत्र है क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर है जो आपका वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जनता चुनता है, इसलिए गणतंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत गणतंत्र है। अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 117 है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचित सांसद व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, यानी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। शॉर्ट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 118 नंबर सवाल को देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन देखिए भारत के जो राष्ट्रपति है फ्रेंड्स उससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो 118 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। यही है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में आपका सही है, कथन 1 सही है, 2 गलत है। लोकसभा के सदस्य के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्य के वोट मूल्य से अधिक होता है, ये आपका गलत है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथन 1 है जो आपका सही है, ठीक है, कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए आपका 119 नंबर सवाल को देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो किसका लिया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट है उससे लिया जाएगा ना, सर्वोच्च न्यायालय से। 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना है गेस करिए। तो अभी हो गया है कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 5 लाख, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
120 नंबर सॉरी 120 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 121 नंबर सवाल को देखिए कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, जमानत के रूप में कितना रुपया, गेस करें। 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 121 नंबर सवाल का होगा 15,000 रुपया जमानत के तौर पर। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है, गेस करें फ्रेंड्स। 122 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, तो पेंशन के रूप में प्रति वर्ष उनको 30 लाख रुपया मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जब तक वो जिंदा रहेंगे पेंशन के रूप में प्रति वर्ष आपका 30 लाख रुपया उनको मिलता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 30 लाख अगर देखें फ्रेंड्स तो कितना, 12 दूनी 24, ठीक है, यानी कि 2.5 लाख रुपया प्रति महीना उनका पेंशन मिलता है। और अभी उनका कितना दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति वेतन कितना मिलता है, तो 5 लाख, तो आधा उनका पेंशन के रूप में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। 123 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, तो किसका है, संसद का है ना। 123 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 124 नंबर सवाल को देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। 124 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ठीक है, तभी वो क्या है, नियम कानून बन जाता है। 125 नंबर सवाल को देखिए, जब राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेगा। 126 नंबर सवाल को देखें कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महासचिव भी थे। 126 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ज्ञानी जैल सिंह। 127 नंबर सवाल की भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। 127 का करेक्ट आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। 128 नंबर सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। चलिए आ गया फिर क्वेश्चन फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 128 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन तो होगा ही फ्रेंड्स, उसके बाद राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होगा और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, यानी कि आपका 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 128 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 129 नंबर सवाल, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। 129 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर संघीय संसद करेगा। 130 नंबर सवाल को देखें फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। तो इसका तो आप लोग देख लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। लेकिन यही क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में आ जाएगा तो उसमें कन्फ्यूजन पैदा होगा कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है। तो देखिए ऑप्शन में आपका राज्यपाल दिया हुआ है, मुख्यमंत्री दिया हुआ है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिया हुआ है। याद रखिएगा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन है। ये देखिए 17वें संविधान संशोधन के पहले आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य होते थे भाग नहीं लेते थे, लेकिन 17वें संविधान संशोधन के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश को यह अनुमति मिली है। तो कौन कौन है वो, 131 नंबर सवाल का हो जाएगा दिल्ली और पुदुचेरी, अभी हमने देखा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 132 को देखिए, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समाभाव कहता रहा। 132 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 133 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। चलिए तो शुरू में भी देख चुके हैं, संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है। चलिए फ्रेंड्स सब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 148 प्रश्न टोटल है, जिसमें हम लोग कितना 133 देख लिए हैं मात्र, 15 प्रश्न और है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संविधान सभा के द्वारा। 135 नंबर सवाल को देखिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं कि निर्वाचक मंडल कर दीजिएगा। आपका संविधान सभा के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। 135 यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं उपराष्ट्रपति, तो वह अपना त्याग
पत्र किसको संबोधित करके लिखेंगे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 135 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जब ये त्यागपत्र लिखेंगे तो किसको संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 135 का करेक्ट आंसर है। 136 नंबर सवाल को देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 137 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है? 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 138 नंबर सवाल का भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? 138 का हो जाएगा फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 139 भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में कितने करते हैं फ्रेंड्स? तो कला और विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से आपका 12 करते हैं। ऑप्शन नंबर सी 139 का करेक्ट होगा। 140 निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? 140 का गेस करें फ्रेंड्स, दोनों सदन का सदस्य नहीं होता है। 140 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल को देखते हैं, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? 141 का आपका राष्ट्रपति। 142 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, ये भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? केंद्रीय मंत्रियों का तो कौन दिलाएगा फ्रेंड्स? 142 का वही राष्ट्रपति ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 143 नंबर सवाल को देखें कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, संसद के सदनों को संदेश भेजना है जो इनकी शक्ति नहीं है। अगला सवाल को देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? लगातार 2 बार बने थे फ्रेंड्स, तो कितना हो गया गेस करें? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका 12 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने रहे थे। 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 नंबर सवाल को देखिए कि इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? 12वें राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य किया था? तो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है जो आपका 12वें राष्ट्रपति के में कार्य किया था। 145 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपका वो कैवें राष्ट्रपति है। ठीक है, तो उसका कमेंट हमें करके बताइएगा। 45 नंबर सवाल का क्या था फ्रेंड्स कि 12वें के रूप में कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अभी जो आपके वर्तमान में आपका जो राष्ट्रपति हैं वो कैवें राष्ट्रपति हैं? इसके हमें आप लोग कमेंट करके जवाब बताइएगा। 146 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद नहीं लेता है। बाकी राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए आप मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 148 प्रश्न में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब राष्ट्रपति से संबंधित अगर कैसा भी प्रश्न पूछे फ्रेंड्स तो आप उसको बना सकते हैं। 147 नंबर सवाल का है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सी सही क्रम है? 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NS रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला सवाल है फ्रेंड्स 48 नंबर सवाल इस वीडियो का लास्ट सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? SSC 2017 में पूछा था। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे पूछा जाता है कि भारत में जो केंद्र में है जो कार्यपालिका प्रधान होता है जो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी कार्यपालिका, जो वास्तविक प्रधान होता है फ्रेंड्स वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित 2 वीडियो में हम लोग ने 148 प्रश्न देख लिए फ्रेंड्स। इसके बाद में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स उसको कल के वीडियो में हम लोग करेंगे। प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ लुसेंट से भी, इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो कल यही 9 से 10 बजे के बीच में आपको ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको जो मेरा नया चैनल है स्टडी फॉर कॉम्पिटिशन, उस पर 8:30 बजे लाइव क्लास में आता हूँ, तो 8:30 बजे लाइव क्लास आपको शाम में जरूर जुड़िएगा। ठीक है।